बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक है हमारा रीनल एलिमिनेशन। किडनीज के थ्रू जो एलिमिनेशन होती है उसको हम डिस्कस करेंगे कि रीनल एलिमिनेशन एक्चुअली हमारे पास रिमूवल है ड्रग्स की और उसके मेटाबोलाइट्स की थ्रू किडनीज से कैसे मेटाबोलाइट्स और ड्रग्स जो है वो रिमूव होते हैं। इट इज़ वन ऑफ द प्राइमरी रूट्स ऑफ ड्रग एक्सक्रीशन स्पेशली फॉर वाटर सोल्युबल और अनचेंज जो नॉन मेटाबोलाइज ड्रग्स है उनके लिए ये क्या है, प्राइमरी रूट है किडनी। नॉन वोलेटाइल ड्रग्स जो ये मेनली जो है वो एक्सक्रीट होते हैं रीनल रूट से ही। अ प्रोसेस इन विच द ड्रग पासेस थ्रू द किडनी टू द ब्लैडर एंड अल्टीमेटली इनटू द यूरिन। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी क्या है किडनी की लोकेशन जो है ये रेट्रोपेरिटोनियल ऑन आइदर साइड ऑफ द स्पाइन बिटवीन थोरेसिक 12 एंड लंबर 3 वर्टिब्राe में ये क्या करता है, इसकी लोकेशन है, ये लाई करता है। शेप और साइज बीन शेप है इसकी, 11 सेंटीमीटर लॉन्ग और 5 to 6 सेंटीमीटर ये वाइड है। फंक्शन ये क्या करता है, रेगुलेट करता है फ्लूइड को, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस रिमूव करता है, वेस्ट को, हेमिस्टेसिस को मेंटेन करता है। स्ट्रक्चर इसकी कैसी है, रीनल कैप्सूल होता है, थिन थिन फिब्रस आउटर कवरिंग को रीनल कैप्सूल बोलते हैं। रीनल है हाइलम जो है एंट्री और एग्जिट, जहां से रीनल आर्टरी और वेन जो है उनकी एंट्री एग्जिट होती है यूरेटर की, उस रीजन को हाइलम बोलते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर कॉर्टेक्स, हमारे पास इंटरनल जो स्ट्रक्चर किडनी का उसको कॉर्टेक्स बोलते हैं। कंटेन ग्लोमेरुला एंड कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। मेड्यूला क्या है, इनर रीजन है जो कि रीनल पायरामिड से बना है। टिप्स ऑफ पायरामिड्स फ्रॉम रीनल पेपिलर। रीनल पेल्विस जो है ये हमारे पास फनल शेप स्ट्रक्चर है। डेयर कलेक्ट यूरिन, ये है हमारे पास जो है वो यूरेटर, और ये है रीनल पेल्विस फनल शेप स्ट्रक्चर है जो कि कलेक्ट करता है यूरिन को और ड्रेन करता है इसको यूरेटर में, यूरिन को ड्रेन करता है। नेफ्रॉन के हमारे पास जो है वो टू पार्ट्स हैं, रीनल कार्पसल और रीनल ट्यूब्यूल। रीनल कार्पसल के फिर दो टाइप्स, दो टू पार्ट्स हैं, ग्लोमेरुलस नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज एंड बोमेन कैप्सूल सराउंड द ग्लोमेरुलस। और रीनल ट्यूब्यूल में हमारे पास प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, लूप ऑफ हेनले है और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। किडनी फिजियोलॉजी, किडनी काम कैसे करती है, तो ये फिल्ट्रेशन करती है, अकर इन द ग्लोमेरुलस में ये फिल्ट्रेशन करती है, ड्राइवन बाय ब्लड। ब्लड प्रेशर जनरेट होता है ग्लोमेरुलस में और वहाँ पे ब्लड जो है वो फिल्टर आउट होता है। और हमारे पास जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनता है 180 लीटर पर डे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनता है। उसके बाद क्या होती है, उस फिल्ट्रेट में से रीअब्जॉर्प्शन होती है। मोस्टली ये प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल रीजन में जो है ये ग्लूकोज सोडियम वाटर रीअब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड में। सिक्रेशन होती है, ये जो रीनल ट्यूब्यूल्स है ना, नेफ्रॉन के जो ट्यूब्यूल्स है यहाँ से एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है वेस्ट की, हाइड्रोजन आयन की, पोटाशियम क्रेटिनिन की ट्यूब्यूल में से डायरेक्ट। ये जो ट्रांसपोर्टर है ये ब्लड से सिक्रेशन करते हैं किसी भी ये वाटर का, हाइड्रोजन आयंस की, पोटाशियम आयंस की, इनटू यूरिन। एक्सक्रीशन फाइनल यूरिन हमारे पास 1 to 1.5 लीटर पर डे हमारे पास यूरिन बनता है जो कि पास होता है पेल्विस से, देन यूरेटर और देन ब्लैडर से। रीनल ब्लड फ्लो refers to the amount of blood delivered to the kidneys per unit time। ये वो रीनल ब्लड फ्लो, ये वो ब्लड है जो कि किडनीज की तरफ मूव करता है पर यूनिट टाइम। नॉर्मल रीनल ब्लड फ्लो 1200 ml पर मिनट है जो कि 20 to 25% जो है वो कार्डियक आउटपुट का, 20 to 25% कार्डियक आउटपुट जो है वो सप्लाई होता है किडनीज की तरफ। डिस्पाइट द स्मॉल साइज 0.5% ऑफ बॉडी वेट द किडनीज रिसीव अ लार्ज पोर्शन। हालांकि इसका 0.5% जो है वो वेट है फुल बॉडी का, लेकिन ये है कि ब्लड फ्लो सबसे ज्यादा जो है वो किडनीज की तरफ, क्योंकि ये फिल्ट्रेशन और एक्सक्रीशन करता है। रीनल प्लाज्मा फ्लो, रीनल प्लाज्मा फ्लो क्या है, इट इज द वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा, it is a volume of plasma not whole blood that flows through the kidneys per minute। नॉर्मल वैल्यू क्या है रीनल प्लाज्मा फ्लो की, 600 to 700 ml per minute in a healthy adult। Since plasma makes up about 55% of blood and renal blood flow is about 1200 ml per minute, we get renal plasma flow is equal to renal blood flow multiplied by 1 minus hematocrit। हेमेटोक्रिट क्या है, ये परसेंटेज है, इट इज अ परसेंटेज ऑफ ब्लड वॉल्यूम दैट इज मेड अप ऑफ आरबीसीज। इट्स अ वाइटल इंडिकेटर ऑफ ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी एंड ब्लड विस्कोसिटी। नॉर्मल हेमेटोक्रिट वैल्यूज मेन के लिए 40 to 54% है, वुमेन के लिए 36 to 48 है, चिल्ड्रन के लिए 35 to 45। रीनल एलिमिनेशन प्रोसेस कैसे होता है, तो थ्री प्रोसेस है हमारे पास, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है, ट्यूबुलर सिक्रीशन है, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन है।
ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में क्या होता है कि हमारे पास यहाँ से एफरेंट आर्ट्रियोल आती है नेफ्रॉन की तरफ, और ये एफरेंट आर्ट्रियोल्स मैनी कैपिलरीज में डिवाइड होती है, और यहाँ से जो एफरेंट आर्ट्रियोल जा रही है उसका डायमीटर कम है इस कंपेयर टू एफरेंट आर्ट्रियोल, तो इसकी वजह से यहाँ पे प्रेशर जनरेट होता है, और प्रेशर की वजह से जो कैपिलरीज के पोर्स में से जो है वो फ्लूइड्स और जो टॉक्सिन मटेरियल्स है जिनका साइज छोटा होता है वो यहाँ से क्या हो जाते हैं, कहाँ पे आते हैं, इस बोमेन कैप्सूल में फिल्टर आउट हो जाते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, फिल्ट्रेशन होती है, देन रीअब्जॉर्प्शन और देन सिक्रीशन और देन एक्सक्रीशन। तो यहाँ पे क्या हुई, हमारे पास फिल्ट्रेशन हुई, फिल्ट्रेशन के बाद यहाँ से हम देख रहे हैं कि रीअब्जॉर्प्शन, और ये ब्लड में वापस पेरिटब्यूलर कैपिलरीज में जो फिल्ट्रेट है वो रीअब्जॉर्ब हो रहा है, और यहाँ से हम देख रहे हैं कि पेरिटब्यूलर कैपिलरीज से क्या हो रही है, सिक्रीशन हो रही है, और देन जो हमारे पास जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो है वो रह जाए वो यहाँ से एक्सक्रीट हो जाएगा, जिसे हम लोग यूरिन एक्सक्रीशन बोलते हैं। Glomerular filtration is the first step in urine formation where blood plasma is filtered through the glomerular capillaries. Filterable and non-filterable components. The glomerular filtration barrier is selective based on size, charge, and shape. It allows some component of blood to pass into the nephron while retaining others in the bloodstream. तो filterable कौन से, जो small होंगे, जो water soluble होंगे, जो unbound to plasma proteins होंगे वो filterable है, जो large है, negative charge हो जिसके ऊपर और जो protein bound है वो filterable नहीं है। Direction. Glomerular filtrate is unidirectional process for small molecules less than 50, including ionized and unionized drugs. Force for GF. Glomerular filtration. Major driving force for glomerular filtration is hydrostatic pressure within GC. Glomerular filtration rate is the rate at which the kidneys filter blood plasma into the nephrons by the glomeruli. It is the best overall indicator of kidney function. Glomerular filtration क्या है, ये वो रेट है जिसके साथ किडनी जो है वो फिल्टर करती है ब्लड प्लाज्मा को नेफ्रॉन में, और ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो हमें किडनीज के फंक्शन का बताता है कि किडनी जो है वो नॉर्मल है कि नहीं है। नॉर्मल जीएफआर हमारे पास 125 ml पर मिनट है, अबाउट 180 लीटर्स पर डे। GFR is equal to U into V divided by P। तो U एक्सेस के बराबर है कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस इन यूरिन इन मिलीग्राम पर ml। V क्या है, यूरिन फ्लो रेट है। PX कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस इन प्लाज्मा है। ट्यूबुलर सिक्रेशन ये एक्टिव प्रोसेस है, सेचुरेशन हो सकती है यहाँ पे क्योंकि गिने चुने हमारे पास ट्रांसपोर्टर्स हैं यहाँ पे जो कि सिक्रेशन करते हैं, तो कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंट नहीं है ये सिक्रेशन। कंसंट्रेशन ये नहीं कि कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो उससे सिक्रेशन भी ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे सेचुरेशन हो जाती है। यूज स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर्स लाइक ऑर्गेनिक एनाइन और कैटाइन ट्रांसपोर्टर्स जैसे हो गए। हेल्प्स इन एलिमिनेटिंग वेस्ट नॉट फिल्टर्ड एट ग्लोमेरुलस। ड्रग एक्सक्रीशन करती है, मेंटेनिंग एसिड बेस बैलेंस। Definition: process by which certain substances are actively transported from the peritubular capillaries into the renal tubule. Certain substances are actively transported from the peritubular capillaries into the renal tube, usually into the distal or proximal tubule to be eliminated urine। ये हमारे पास ये जो ऑर्गेनिक ट्यूबुलर सिक्रेशन ये हमारे पास ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारे पास एक्टिवली जो है पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज से एक्टिवली कुछ सब्सटेंसेस जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है ब्लड से यूरिन में। और क्यों होती है, ताकि वो उसको हम लोग यूरिन में एलिमिनेट कर सके। ट्रांसपोर्टर्स हमारे पास वीक एसिड के लिए ऑर्गेनिक एनायनिक ट्रांसपोर्टर्स हैं, और वीक बेसिस के लिए ऑर्गेनिक कैटायनिक ट्रांसपोर्टर्स। तो ऑर्गेनिक एनायनिक ट्रांसपोर्टर्स और कैटायनिक ट्रांसपोर्टर्स, these are specialized membrane transport proteins located in the renal proximal tubules में ये lie करते हैं। they mediate the active secretion of various drugs, toxins and metabolites from the blood into the nephron for excretion in urine। substances transported by organic anionic transporter, तो उसके लिए हमारे पास कौन से ट्रांसपोर्टर्स हैं, यूरिक एसिड, बाइल साल्ट्स, और एंडोजीनियस सब्सटेंसेस के लिए हमारे पास ऑर्गेनिक एनायनिक ट्रांसपोर्टर्स हैं, लाइक यूरिक एसिड के लिए, बाइल साल्ट के लिए, हिपोरेट्स के लिए, प्रोस्टाग्लैंडिन के लिए, और एक्सोजीनियस पेनिसिलिन, एनसेड्स, फ्यूरोसिमाइड, ये हमारे पास क्या है, वीक एसिड्स है ना, तो इनके लिए ऑर्गेनिक एनायनिक ट्रांसपोर्टर्स हैं। तो ऑर्गेनिक कैटायनिक ट्रांसपोर्टर्स हमारे पास वीक बेसिस के लिए मेटफॉर्मिन, सिमेटिडीन, मॉर्फिन, अमांटाडीन, इनके लिए हमारे पास क्या है, ऑर्गेनिक कैटायनिक ट्रांसपोर्टर। ऑर्गेनिक एनायनिक ट्रांसपोर्टर फॉर वीक एसिड, organic cationic transporter for weak bases।
ड्रग्स विद सिमिलर स्ट्रक्चर में कम्पीट फॉर द कैरियर्स, वो ड्रग्स जिनकी सिमिलर स्ट्रक्चर हो वो इन कैरियर्स के साथ कम्पीट करेंगी। लाइक प्रोबेंसेड और पेनिसिलिन जो है वो ऑर्गेनिक एनायनिक ट्रांसपोर्टर के साथ कम्पीट करेंगी। तो क्या होगा कि पेनिसिलिन जो है वो प्रोबेंसेट की एक्सक्रीशन को कम कर देगा इन द प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल ऑफ द नेफ्रॉन। पेनिसिलिन क्या करता है, पेनिसिलिन इज क्रिएटेड फ्रॉम द ब्लड इनटू द रीनल ट्यूब्यूल बाय ऑर्गेनिक एनायनिक ट्रांसपोर्टर। प्रोबेंसेट अब क्या करेगा, ये इनहिबिट करेगा ऑर्गेनिक एनायनिक ट्रांसपोर्टर को। कैसे? बाय कंपीटिंग फॉर द सेम ट्रांसपोर्टर। ये पेनिसिलिन की जगह हो जो है वो खुद जाके अपनी जो है वो खुद उन ट्रांसपोर्टर के साथ अटैच हो जाएगा, तो पेनिसिलिन की एक्सक्रीशन जो है वो नहीं हो पाएगी, तो लेस पेनिसिलिन की एक्सक्रीशन होगी इनटू यूरिन, जिसकी वजह से जो इसका प्लाज्मा लेवल है वो बढ़ जाएगा पेनिसिलिन का। मेथोट्रेक्सेट इनहिबिशन बाय सैलिसाइलिक एसिड, जो सैलिसाइलिक एसिड है ये क्या करता है, मेथोट्रेक्सेट की इनहिबिशन करता है। मेथोट्रेक्सेट जो है वो प्राइमरी एक्सक्रीट होता है बाय किडनी थ्रू एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रीशन इन द प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल यूजिंग स्पेसिफिक ऑर्गेनिक एनायनिक ट्रांसपोर्टर्स। पीछे हमारे पास ये भी ऑर्गेनिक एनायनिक ट्रांसपोर्टर यूज कर रहा था पेनिसिलिन, मेथोट्रेक्सेट भी ऑर्गेनिक एनायनिक ट्रांसपोर्टर। अब सैलिसाइलिक क्या करता है, ये भी ऑर्गेनिक एनायनिक ट्रांसपोर्टर के साथ कम्पीट करेगा और मेथोट्रेक्सेट की जो एक्सक्रीशन है उसको सिक्रीशन है उसको इनहिबिट कर देगा। तो हमारे पास व्हेन सैलिसाइलिक एसिड इज प्रेजेंट इट इनहिबिट्स द सिक्रीशन ऑफ मेथोट्रेक्सेट leading to decreased renal excretion of methotrexate. This result in higher blood level of methotrexate, potentially causing toxicity. तो मेथोट्रेक्सेट की एक्सक्रीशन नहीं होगी, जिसकी वजह से मेथोट्रेक्सेट की क्या होगी, टॉक्सिसिटी होगी। मेथोट्रेक्सेट और सैलिसाइलिक एसिड। टोलब्यूटामाइड बाय सल्फेनपायराजोन। अब टोलब्यूटामाइड ये प्रोटीन बाउंड है, ये सिक्रीट होता है बाय द किडनीज बाय ऑर्गेनिक एनाइन ट्रांसपोर्टर इन द प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल। अब क्या होता है, सल्फेनपायराजोन यूरिक एजेंट है, ये इनहिबिट करता है रीनल सिक्रीशन ऑफ टोलब्यूटामाइड बाय कंपीटिंग फॉर द सेम ट्रांसपोर्ट। तो क्या होगा, इनहिबिशन ऑफ टोलब्यूटामाइड सिक्रीशन रिजल्ट इन इंक्रीज प्लाज्मा लेवल ऑफ टोलब्यूटामाइड का लेवल बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से टॉक्सिसिटी जो है वो हो सकती है। हायर लेवल ऑफ टोलब्यूटामाइड की वजह से क्या होगा, लेड टू इंक्रीज रिस्क ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया ड्यू टू इट्स प्रोलॉन्ग एक्शन इन द ब्लड स्ट्रीम। टोलब्यूटामाइड क्या काज करेगा, हाइपोग्लाइसीमिया। ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन में क्या होता है, ये वो प्रोसेस है जिसमें हमारे पास जो नेसेसरी सब्सटेंसेस लाइक वाटर, आयंस, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, इनकी रीएब्जॉर्प्शन होती है फिल्ट्रेट से अगेन ब्लड में थ्रू कैसे, थ्रू पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। फीचर सेलेक्टिव प्रोसेस, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन selectively moves essential substances ये जो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन है ये सिलेक्टिव प्रोसेस है, ये सिलेक्टिवली मूव करता है एसेंशियल सब्सटेंसेस लाइक वाटर, ग्लूकोज, आयंस फ्रॉम द फिल्ट्रेट बैक इनटू द ब्लड। इट इंश्योर्स दैट यूजफुल सब्सटेंसेस आर रिटेन व्हाइल वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड एक्सेस सब्सटेंसेस आर लेफ्ट बिहाइंड टू बी एक्सक्रीटेड। जो यूजफुल सब्सटेंसेस है जस्ट उन्हीं को ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन में रीअब्जॉर्ब किया जाता है। नेफ्रॉन के डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ये कहाँ पे लाया करता है, मेजॉरिटी ऑफ रीअब्जॉर्प्शन अकर 65 to 70% रीअब्जॉर्प्शन यहाँ पे होती है वाटर, सोडियम, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, बाइकार्बोनेट्स की। लूप ऑफ हेनले डिसेंडिंग लूप है, हमारे पास असेंडिंग लूप है। तो प्राइमरी जो डिसेंडिंग लूप है यहाँ पे वाटर की एब्जॉर्प्शन होती है, असेंडिंग लूप में सॉल्यूट्स की एब्जॉर्प्शन होती है। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में हमारे पास सोडियम, कैल्शियम और कार्बोनेट्स की रीअब्जॉर्प्शन होती है। कलेक्टिंग डक्ट में हमारे पास फाइनली जो है वो वाटर और सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन होती है। When does tubular reabsorption occur? ये कब होता है? It occurs immediately after the filtration process at the glomerulus. Once the plasma is filtered into the Bowman capsule, it forms the filtrate which passes through the various segments of nephron. As the filtrate moves through the proximal convoluted tubule, lobe of Henle, distal convoluted tubule, collecting duct, the kidneys reabsorb cells back into the blood when GFR less than 120. जब हमारे पास GFR 120 ml पर मिनट से कम होगा तब हमारे पास ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन होती है। GFR को डिटेक्ट करेंगे, हमारे पास यहाँ पे किडनी में डिफरेंट सेल्स लगे होते हैं, एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स वगैरह, ये जीएफआर को डिटेक्ट करते हैं और जब डिटेक्ट किया कि जीएफआर कम है तो रीअब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाएगी। What happens when GFR is less than 120 ml per minute? When GFR decreases, it means less fluid is being filtered into the nephron tubular system, slower movement of the filtrate urine through the tubules. जब हमारे पास GFR कम होगा इसका मतलब ये है कि फिल्टर ही कम हुआ है नेफ्रॉन में और फिल्टर जो है वो स्लोली मूव कर रहा है कहाँ से, रीनल ट्यूब्यूल्स में से। तो व्हाई डज रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज व्हेन GFR इज लो? जब GFR कम होती है रीअब्जॉर्प्शन क्यों ज्यादा हो जाती है? तो स्लो फ्लो रेट होता है, फ्लो
इस तरह होता है, जब जीएफआर कम होता है तो उसकी फ्लो भी रीनल ट्यूब्यूल से क्या होती है, स्लो होती है। जब फ्लो स्लो कम होती है तो ज्यादा टाइम लगता है ना उसका ट्यूब्यूल्स में, तो वहां पे विद लोअर जीएफआर फिल्ट्रेशन मूव्स मोर स्लोली थ्रू द नेफ्रॉन, दिस गिव्स ट्यूबुलर सेल्स मोर टाइम टू रीअब्सॉर्ब वाटर एंड सॉल्यूट लाइक ग्लूकोज, सोडियम, यूरिया। तो जब जीएफआर कम होता है तो उसकी स्पीड भी कम होती है रीनल ट्यूब्यूल्स में से पास होने के लिए। जब उसकी स्पीड कम होती है तो ज्यादा टाइम तक वो उसका कॉन्टेक्ट ट्यूबुलर सेल्स के साथ ज्यादा टाइम तक रहता है ना, तो वहां पे फिर क्या होती है, रीअब्जॉर्प्शन जो है वो इस वजह से स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि वो ट्यूबुलर सेल्स के साथ ज्यादा टाइम तक कांटेक्ट में रहता है। व्हाई डज रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज व्हेन जीएफआर इज लो? अच्छा, वो ये किडनी ट्राइज टू कंजर्व, किडनी क्या करता है, अगर जीएफआर में कमी आ जाए और तो क्या होता है, तो ये एक्चुअली ये किडनी को लगता है कि ये सिग्नल है लो ब्लड प्रेशर का या फिर डिहाइड्रेशन का। तो यहाँ पे बॉडी क्या करती है, कंजर्व करती है फ्लूइड को, एसेंशियल सैल्यूट्स को, और इनको यूरिन में लॉस नहीं होने देती, तभी रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है। जीएफआर जब 120 ml पर मिनट होगा तो नॉर्मल होगा रीअब्जॉर्प्शन, जब 120 ml पर मिनट से ज्यादा कम होगा तो रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा होगी। जब जीएफआर 120 ml पर मिनट से ज्यादा होगा तो रीअब्जॉर्प्शन जो है वो कम होगी, एक्सक्रीशन ज्यादा होगी। की पॉइंट्स, फुली रीअब्सॉर्ब ड्रग इज इक्वल टू जीरो क्लियरेंस। जो फुली रीअब्सॉर्ब ड्रग है, जो फुली उसकी क्लियरेंस जीरो होती है। पार्शली रीअब्सॉर्ब ड्रग जो है उसकी क्लियरेंस जो है वो जीएफआर से क्या होती है, कम होती है, बिकॉज रीअब्सॉर्प्शन रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ ड्रग रिमेनिंग इन द because the reabsorption reduces the amount of drug remaining in the urine. Example, a drug like creatinine is filtered by the glomerulus but is not significantly reabsorbed. If a drug were, जैसे कि creatinine है, ये reabsorb नहीं होती, but drug were partially reabsorbed, its clearance would be lower than the GFR. जो drug partially reabsorb होती है उसकी clearance जो है वो क्या होती है, कम होती है than GFR, because part of the drug is reabsorbed back into the circulation. Steps, active passive extraction of substances from tubular fluid into renal interstitium, space between the tubules and blood vessels. तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट्स के लिए नीड एनर्जी की नीड होती है, लाइक यूजिंग अ पंप टू मूव सोडियम। पैसिव ट्रांसपोर्ट होती है नो एनर्जी नीड, लाइक वाटर फ्लोइंग सोडियम बाय ऑस्मोसिस। वाटर जो मूव करती है मेडुलरी इंटरस्टिशियम में थ्रू ऑस्मोसिस। एक्टिव ट्रांसपोर्टर्स लगे होते हैं जो कि आयंस को एक्टिवली मूव करवाते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ दीस सब्सटेंसेस फ्रॉम रीनल इंटरस्टिशियम इनटू ब्लड। पहले क्या होता है, एक्टिव या पैसिव मूवमेंट होती है किसी भी मॉलिक्यूल की या वाटर की, किसमें, रीनल इंस्टिट्यूशियम में। फिर रीनल इंस्टिट्यूशियम से क्या होती है, वो मूवमेंट होती है उन सब्सटेंसेस की ब्लड में। वंस द यूजफुल सब्सटेंस रीच द इंटरस्टिशियल स्पेस दे आर टेकन अप बाय नियर बाय कैपिलरीज कॉल्ड पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज एंड रिटर्न टू द ब्लड स्ट्रीम। तो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन कैसे होती है कि ट्यूब्यूल से रीअब्जॉर्ब हुई बाय पैसिव और एक्टिव ट्रांसपोर्ट इनटू रीनल इंस्टिट्यूशियम। रीनल इंस्टिट्यूशियम से क्या होता है कि ये एब्जॉर्ब होती है ब्लड में, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में। फैक्टर अफेक्टिंग ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? तो ड्रग की पीके इज द पीएच एट विच द ड्रग इज 50% आयनाइज एंड 50% अनआयनाइज। ओनली अनआयनाइज लिपिड सॉल्युबल जो ड्रग्स है वो क्या कर सकती हैं, रीअब्जॉर्ब हो सकती हैं। सो डिपेंडिंग ऑन द ड्रग्स पीके एंड द यूरिन पीएच द ड्रग में बी मोर और लेस रीअब्जॉर्ब। तो ड्रग की पीएच पे, यूरिन की पीएच पे और ड्रग की पीके पे डिपेंड करती है रीअब्जॉर्प्शन। pH ऑफ यूरिन pH अफेक्ट करती है आयनाइजेशन ऑफ ड्रग्स को। वीक एसिड्स आर मोर अनआयनाइज इन एसिडिक यूरिन। जब एसिडिक यूरिन होगा तो उसमें वीक एसिड जो है वो रीअब्सॉर्ब हो सकती है। वीक बेस होगा तो उसमें अल्कलाइन यूरिन में उसकी रीअब्सॉर्प्शन जल्दी होगी। यूरिन पीएच कैन बी अल्टर टू प्रोमोट ड्रग एक्सक्रीशन इन पॉइजनिंग। हम लोग यूरिन पीएच को अल्टर कर सकते हैं जब भी ड्रग पॉइजनिंग हो जाए, ताकि ड्रग की एक्सक्रीशन जो है वो हम लोग ज्यादा कर सकें। इसको बोलते हैं आयन ट्रैपिंग। ड्रग टाइप, एसिडिक यूरिन, अल्कलाइन यूरिन। वीक एसिड है तो ये एसिडिक यूरिन में इसकी रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि वीक एसिड में ये अनआयनाइज फॉर्म में रहती है तो इसकी रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा होती है, और जबकि अल्कलाइन यूरिन में ये आयनाइज फॉर्म में आ जाती है तो इसकी रीअब्जॉर्प्शन जो है वो कम हो जाती है। यूरिनरी फ्लो रेट, स्लोअर यूरिन फ्लो, मोर टाइम फॉर। यूरिनरी फ्लो रेट पे भी डिपेंड करता है, पीएच और पीके पे भी डिपेंड करता है। इसके अलावा हाँ, ड्रग की पीके पे डिपेंड करता है, पीएच ऑफ यूरिन पे डिपेंड करता है, यूरिन की फ्लो पे डिपेंड करता है। स्लो यूरिन फ्लो अगर कम होगा तो रीअब्जॉर्प्शन के लिए जो टाइम वो ज्यादा होगा, रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा होगी। अगर यूरिन फ्लो जो है वो फास्टर होगा तो रीअब्जॉर्प्शन के लिए टाइम जो है वो कम मिलेगा, तो कम रीअब्जॉर्ब होगा। डायरेटिक्स और हाइड्रेशन कैन इंक्रीज फ्लो। तो डायरेटिक्स और हाइड्रेशन की वजह से जो डायरेटिक ड्रग्स हैं उनकी वजह से रीअब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी। लिपिड सॉल्युबिलिटी ऑफ द ड्रग,
इस पर भी डिपेंड करता है। अगर लिपिड सॉल्युबल ड्रग है तो वो इजिली क्रॉस कर सकती है सेल मेम्ब्रेन को, क्योंकि हमें पता है लाइक डिसॉल्व लाइक सेल मेम्ब्रेन भी लिपिड्स की होती है और लिपिड्स को इजिली पास कर सकती है, तो ये ड्रग जल्दी एब्जॉर्ब होंगी। जबकि पोलर और आयनाइज ड्रग है ये यूरिन में ही ट्रैप हो जाती है, जिसे हम लोग आयन ट्रैपिंग बोलते हैं, और ये एक्सक्रीट आउट हो जाती है, रीअब्जॉर्ब नहीं हो सकती। मॉलिक्यूलर साइज पे भी डिपेंड करता है। स्मॉल साइज जो वाले ड्रग्स जो है वो जल्दी रीअब्जॉर्ब होंगे अगर लिपिड सॉल्युबल हुए, जबकि लार्ज और पोलर जो है वो एक्सक्रीट हो जाते हैं, रीअब्जॉर्ब नहीं हो सकते। हेंडरसन हेसलबेल्च इक्वेशन फॉर डिटरमिनिंग द आयनाइज्ड एंड अनआयनाइज्ड फ्रैक्शंस ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेसिस एट अ गिवन यूरिन pH, दिस हेल्प प्रेडिक्ट वेदर अ ड्रग विल बी रीअब्जॉर्ब और एक्सक्रीटेड। फॉर वीक एसिड के लिए हमारे पास pH इज इक्वल टू pK प्लस लॉग साल्ट बाय एसिड। तो इसके लिए हमारे पास ये फार्मूला है जिसके लिए हम लोग pH फाइंड करते हैं। वीक एसिड जो है वो ए क्या है, आयनाइज फॉर्म है, और एच ए क्या है, अनआयनाइज फॉर्म है वीक एसिड्स की, एस्पिरिन की। और वीक बेस के लिए हमारे पास ये फार्मूला है pH इज इक्वल टू pK लॉग साल्ट बाय बेस। बी जो है ये अनआयनाइज फॉर्म है, बी एच जो है ये क्या है हमारे पास आयनाइज फॉर्म है। तो वीक एसिड अगर पी के ज्यादा हुआ पीएच से तो वीक एसिड मोर अनआयनाइज फॉर्म में आती है। अगर वीक एसिड अनआयनाइज फॉर्म में होगी तो उसकी रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा होगी। अगर पीएच ज्यादा हुआ तो क्या होगा, वीक एसिड आयनाइज हो जाएगी और इसकी एक्सक्रीशन ज्यादा हो जाएगी। इस तरह वीक बेस से अगर पीएच कम हुआ तो ये आयनाइज फॉर्म में आएगी, इसकी एक्सक्रीशन ज्यादा होगी, रीअब्जॉर्प्शन कम होगी। और अगर पीएच ज्यादा हुआ तो ये अनआयनाइज फॉर्म में आएगी, इसकी रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा हो जाएगी। क्लिनिकल रेलिवेंस Clinical relevance in drug overdose, urine pH can be manipulated to increase excretion. Weak acid overdose, aspirin alkalinized urine to trap drug in ionized form. Weak base overdose, acetaminophen revive urine to। अच्छा, अगर किसी ड्रग की टॉक्सिसिटी हो जाए, लाइक अगर जो ड्रग है अगर वो वीक एसिड है और उसकी टॉक्सिसिटी हो गई, तो उसकी एक्सक्रीशन को एनहांस करने के लिए हम लोग जो है वो पीएच को अगर बेसिक बनाएंगे तो क्या होगा, वो जल्दी से रिमूव होगा। तो इस तरह हम लोग टॉक्सिसिटी को ट्रीट कर सकते हैं।